हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अपनी सीरीज में ग्रिफिथ का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस मेथड से मैं कराऊंगा केवल उसी मेथड से होता है। जनरल आप देखोगे हर बुक का एक मेथड होता है आपको कुछ चीज़ सिखाने का। तो मैं ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि जिस वे में ग्रिफिथ आपको ये क्वेश्चन कराना चाहता है उसी वे में मैं कराऊँ। क्योंकि अगर आपको थोड़ी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की नॉलेज है, आपने गॉस लॉ पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे एक में आंसर 0 आएगा एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इसका आंसर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बट हम इसे इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इंटीग्रेशन की हेल्प से इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट गॉस लॉ से नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन और फॉर क्लियरिंग अवर कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्रिफिथ का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है ये, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance z from the center of a spherical surface of radius r that carries a uniform charge density sigma। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले जाकर उस वीडियो को समझ लो, उसी के बाद इन क्वेश्चंस पर आना। ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप की चार्ज डेंसिटीज बताई थी। तो उसमें से चार्ज डेंसिटी है हमारे पास सिग्मा। ट्रीट दैट इज z इज लेस देन r इनसाइड एज वेल एज z इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पर हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक केस में हमारा जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक केस में वो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर है और एक केस में वो इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर है। देन पूछ रहे हैं एक्सप्रेस योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ द टोटल चार्ज क्यू ऑन स्फीयर। तो इस सरफेस पर, इस स्फीयर पर टोटल चार्ज क्यू है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दो जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक इनसाइड द स्फीयर और एक आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर है? ओके, स्फीयर की रेडियस r दे रखे हैं और हमें जो बताया है कि जो स्फीयर है उसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन जैम में आते हैं या जो क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं उसमें आपको चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा और उस टाइप के क्वेश्चन भी ग्रिफिथ में है। ओके, तो इसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करा। इसके ये सेंटर हो गया, सपोज सेंटर ओ है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसके इनसाइड, इस स्फीयर के इनसाइड कोई एक पॉइंट कंसीडर कर दो P। ठीक है, हमें दो केस में निकालना है, एक आउटसाइड द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं जिसके कारण मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। इसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट लूंगा, एक एलिमेंट्री चार्ज लूंगा dq, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। देन आफ्टर मैं उस पूरे सरफेस पर इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब समझने वाली बात यह है, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है। तो आप जो सरफेस इंटीग्रल, आपने, मेरे को उम्मीद है कि आपने अपने बैचलर्स में सरफेस इंटीग्रल पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो शायद मेरा एक बार मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है 13 to 14 वीडियोस की, उनको ट्राई करूंगा कि ईडी के साथ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ ही उस सीरीज को भी मैं कंटिन्यू कर लूँ। उसमें आप जानना, तो उसमें मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये हमारा एक स्फीयर है। तो यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट स्फेरिकल से अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम काफी ईजी हो जाएगा। तो हम इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस स्फीयर का क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। सपोज वो एरिया एलिमेंट है ds। तो इस एरिया एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा? dq इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ds। क्लियर है? अब अगर ये मेरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो जो भी मेरा ये पार्ट होगा, एलिमेंट्री पार्ट होगा, ये कहाँ होगा? इस सरफेस पर होगा। इस सरफेस की इनसाइड तो भाई स्पेस है, मतलब वैक्यूम है। वैक्यूम तो खाली स्पेस है, कोई मटेरियल नहीं है। समझने की कोशिश करो, अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट लूंगा तो आप एक बार जाके देखना, तो आपको समझ में आएगा जो मैथमेटिकल फिजिक्स में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके इनसाइड कुछ नहीं है, मटेरियल कहाँ पर है, चार्ज कहाँ पर है, केवल इसके सरफेस पर है। तो जो आप सरफेस एलिमेंट लोगे, तो सरफेस एलिमेंट में दो वेरिंग कांस्टेंट लोगे, दो कांस्टेंट लोगे ना, जैसे dx dy। और जब आप स्फेरिकल में आओगे तो अब आपको किस किस चीज को वैरी करा सकते हो, या तो आप रेडियस को वैरी करा सकते हो, या थीटा को, या फाई को। सिलेंड्रिकल में या तो रो को वैरी करा सकते हो, या थीटा को वैरी करा सकते हो, फाई को, या फिर जेड को। ठीक है, रो थीटा जेड या आर थीटा फाई या एक्स वाई जेड। इनमें से किसी भी दो एलिमेंट को फॉर द सरफेस आपको वैरी कराना होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि इनमें से मैं किन दो एलिमेंट्स को वैरी करा सकता हूँ, किन दो एलिमेंट्स को मैं वेरिएबल कंसीडर कर सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, जब ये स्फीयर है और स्फीयर का जो मेरे को इंटीग्रेशन करना है केवल सरफेस सरफेस पे करना है,
तो जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, क्योंकि मेरे को केवल सरफेस पे चलना है और स्फीयर की रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है। तो क्या वैरी करेगा, केवल एंगल थीटा, ठीक है, यानी कि एजीमुथल एंगल और एंगल फाई। अब कुछ लोग एंगल फाई से कहते हैं, तो एजीमुथल एंगल फाई और पोलर एंगल थीटा, केवल यही मेरा वैरी करेगा फिलहाल। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो आर होगी, ये इसने एंगल थीटा बता रखा है मेरे को फिगर में, देखो, और इसे मैंने ज्वाइन करा। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी आप सोर्स लो, ठीक है, तो उसे आप आर प्राइम से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, आप आर प्राइम से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आर दे रखा है तो आप इसे आर से ही डिनोट कर लो। ये जेड हो गया और इसे हमने अपना जो सिंबल पहले डिनोट कर रखा है आर, उसी से डिनोट करा, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका आर हो गया, वेक्टर जेड हो गया, और ये वेक्टर स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर वेक्टर हो गया। इतना क्लियर है। अच्छा, मेरा सरफेस एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे मेरी रेडियस फिक्स है, रेडियस क्या है, फिक्स है, तो मेरा सरफेस एलिमेंट क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अपने मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स बार बार कह रहा हूँ, एक बार जाके देख लो, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका जो सरफेस एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो मेरा स्मॉल चार्ज क्या हो गया, डी क्यू सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। क्लियर है, इतना क्लियर है, मेरा ये स्मॉल चार्ज निकल कर आ गया। तो मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो डीईपी कह देते हैं, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट नोटेशन दे दिया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साथ में आर कैप। क्या बोला मैंने, के डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप। इस डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, हाथ की हाथ, डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एस। अब ध्यान दो, कई बार क्या होता है, जो जनरल मिस्टेक होती है, वो जनरल मिस्टेक क्या होती है, हम लोग इस आर कैप को लगाना भूल जाते हैं, इस आर कैप को कंसीडर ही नहीं करते। जबकि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था कि ये आर कैप भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। देखो यहाँ आर कैप ये है, अगर आर आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करोगे तो इस आर कैप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या ये वाला एलिमेंट आप यहाँ कंसीडर करोगे तो आर कैप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आर कैप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि आर कैप भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो जो हमारे स्फेरिकल सिस्टम और सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल वेक्टर्स होते हैं, जबकि हमारे कार्टेशियन में जो डायरेक्शन होती है फिक्स होती है, आई कैप जे कैप कै कैप हमेशा फिक्स होती है, पर हमारे जो सिलेंड्रिकल और जो स्फेरिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो इसलिए हम बैचलर्स में जाके उन सिस्टम्स को पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट क्लास तक, 12th क्लास तक हम केवल कार्टेशियन सिस्टम्स को ही पढ़ते हैं। अगर आपने जेई के लिए पढ़ाई करी तो डेफिनेटली आपने स्फेरिकल सिस्टम भी पढ़े होंगे, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि जो लोग हायर जेई की तैयारी कराते हैं, जेई एडवांस की, वो लोग स्फेरिकल सिस्टम को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो हो गया हमारा आर कैप। अच्छा, अब ये आर कैप की डायरेक्शन होगी कहाँ, आर कैप की डायरेक्शन यहाँ होगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को सिमेट्रिकली देखूं तो ये आर कैप आप निकालोगे कैसे, इंपॉर्टेंट बात यह, आर कैप आप निकालोगे कैसे। तो आर कैप के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, सपोज वो एंगल है सर, ठीक है। आर कैप कैसे निकालेंगे हम, इस वाले और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, हमें कैसे पता भाई, इस वाले और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल हमें आर कैप देगा, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो हमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस साई को फाइंड करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ट्राइंगल रिपीट कर देता हूँ। इसे क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो हो सकता है कुछ वो लोग इस वीडियो को देख रहे हो जिन्हें ज़्यादा नहीं पता, तो जिन्हें पता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जिन्हें नहीं पता वो आराम से समझते रहो। ये एंगल साई, इतना क्लियर है क्या, ये एंगल साई हो गया, ये जेड हो गया, ये आर हो गया, ये आर। मेरे को कॉस साई निकालना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो कॉस साई कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। क्या कर सकते हो, 12th क्लास में 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में करे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, ठीक है। सपोज इसकी लेंथ कुछ भी कंसीडर कर लो, 8 है, क्लियर है। ये वाली जो मेरी लेंथ होगी ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी आर कॉस थीटा। तो बची हुई लेंथ कितनी है, बची लेंथ होगी z माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि कंप्लीट लेंथ क्या थी, आर थी। तो इस ट्रायंगल में अगर कॉस साई निकालना हो, कॉस साई होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया, z माइनस आर कॉस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, आर, ठीक है। देखते रहना, अगर कोई मिस्टेक हो मेरे को बता देना। फिलहाल कॉस साई हो गया z माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर।
अब मैं आपसे पूछ रहा था किस आर कैप की जगह हम लोग कॉसाई क्यों रखेंगे, तो आप ये सोचो, ठीक है। और ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, मैं बता सकता हूँ बट मैं डेफिनेटली नहीं बता रहा, ऐसा मत सोचना मेरे को नहीं पता, ठीक है। सोच सकते हो मेरे को नहीं पता, चलो मेरे को नहीं पता इसलिए आप बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ इस आर कैप की जगह मैं साई क्यों रख रहा हूँ, कॉस साई, आर कैप की जगह कॉस साई क्यों रख रहा हूँ। दो रीजन पॉसिबल हो सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वो नीचे कमेंट करो, ठीक है, बट कमेंट जरूर करना। ये हो गया हमारा, बहुत मतलब बताया जा सकता है, इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इसे कैसे लिख सकते हो, ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल जिसे लिखना आता होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे मैं कॉस साई क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं आया समझ लो तो समझ लो, ये होता है हमारा डी एस डॉट आर कैप, ठीक है, डी एस डॉट आर कैप, यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब समझते रहना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। के सिग्मा, अच्छा डी एस हमने ये निकाला था, ये सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से इसकी वैल्यू रखो, z माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर, इतना सही है, ओके। इस आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस आर को निकालो, इस आर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू जेड, तो इस आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस आर, इस आर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, जेड माइनस आर, इतना क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे लिख दो के सिग्मा, ये आर स्क्वायर था ना, तो इस आर स्क्वायर को बड़ा आर स्क्वायर, के सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव एंड आर स्क्वायर मतलब जेड माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर करोगे तो जेड माइनस आर का सिंपल, ठीक है, ऐसे सभी संभाल के लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, जेड माइनस आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस आर कॉस थीटा, आर का मैग्नीट्यूड, सरफेस इंटीग्रल हो गया। अब सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो वेरिएबल है, वन इज थीटा वन इज फाइव, तो हम अलग अलग लिख लेंगे। अब तो हमें पता है थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है, जीरो से पाई तक, यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से पाई तक, और फाइव कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से टू पाई तक, क्लियर। तो थीटा चेंज होगा जीरो से पाई तक, ठीक। तो जीरो से यार अब ये सब ना तुम्हें उसमें समझ में आएगा, जिससे समझा सकता हूँ मैं कुछ, देखो सपोज यहाँ पे मेरा कोई ऐसे करके कोई पार्ट है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैं एक्सपेंड करूंगा, यहाँ से इसके सेंटर में से यहाँ पर एक रेडियस आएगी, इसके अंदर से आर, तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस होगी, यहाँ पे जो जेड एक्सिस है उस रेडियस वेक्टर से थीटा एंगल बना लेंगे, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो थीटा जाएगा यहाँ जीरो से, यहाँ से ये वाला पार्ट लेते हैं यहाँ तक, जीरो से पाई तक, उसके बाद फाइव खुलना स्टार्ट होगा, और फाइव कहाँ से कहाँ तक खुलेगा, जीरो से पूरा टू पाई तक, थीटा यहाँ से यहाँ तक आएगा जीरो से पाई तक, तो ये इतना हिस्सा खुल गया, एक स्ट्रिप बन गई, देखो स्ट्रिप बन गई जीरो से पाई तक, ये और ये, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लो जीरो से पाई तक। अब क्या करो, इस स्ट्रिप को पकड़ो, इस वाली स्ट्रिप को, और वापस खोलते हुए यहाँ तक ले आओ, पूरा टू पाई एंगल घुमा दो, ये बड़ी लग रही है एक छोटी सी स्ट्रिप मानो, तो जब स्ट्रिप को खोलते हुए पूरा यहाँ तक ले आओगे तो कंप्लीट स्फीयर हो गया ना। अब मेरे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, ठीक है, तो मेरे को बता देना, एक स्फेरिकल सिस्टम पर फिर से एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो थीटा हो गया जीरो से पाई तक, और जो फाइव है वो हो गया जीरो से टू पाई तक, तो के सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव जेड माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, और जेड माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपल है यार, दो वेक्टर का सबट्रैक्शन है, अगर मेरे को वेक्टर आर का मॉड लेना होगा तो मेरे को पता है कैसे लेता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू जेड आर, और दोनों के बीच में एंगल का कॉस, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल मतलब यहाँ पे पावर बनाएगी अंडर रूट लोगे तो पावर वन, यहाँ पे केवल सिंपल मॉड है तो पावर हाफ, तो टोटल मिला के पावर कितनी लगेगी 3/2, सो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू जेड आर कॉस थीटा की होल पावर 3/2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे फाइव वेरिएबल है, पर मेरे पूरे भी किसी भी इंटीग्रल के पार्ट में फाइव आनेगा, तो फाइव का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, फाइव लिमिट रखोगे टू पाई, यहाँ कर देते हैं, फाइव की लिमिट आ गई टू पाई, तो कांस्टेंट पार्ट है उसे भी बाहर लिख लिया, देखो के सिग्मा पाई आर स्क्वायर, के सिग्मा आर स्क्वायर, पाई का लिख दिया, तो आ गया ना के सिग्मा आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन थीटा, साथ में लिखते रहो बोलते रहो जेड माइनस आर कॉस थीटा, नेक्स्ट डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा जेड माइनस आर कॉस थीटा एंड डी थीटा, अपॉन में क्या आया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू जेड आर कॉस थीटा की होल पावर 3/2, ठीक है। अब क्या करो, कॉस थीटा को टी मान लो, कॉस थीटा को टी मानो, ठीक है, कॉस थीटा को टी माना तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, अब इंटीग्रल सॉल्व करना है केवल, ठीक है, और अगर थीटा जीरो है तो टी कितना है वन, थीटा पाई है तो टी कितना है माइनस वन, परंतु टू पाई के सिग्मा आर स्क्वायर वन माइनस वन साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी एंड जेड माइनस आर कॉस थीटा टी,
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ZR कॉस थीटा इज टी। इतना समझ में आ गया, ये माइनस है लिमिट में भेज दो, इतना हो गया। अब सिंपल हो गया ये। अब क्या करना है नेक्स्ट का, पहले से ऐसे लिख लो 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर। अब देखो क्या करो, ये जो नीचे लिख रहा है ठीक है, इस पूरे ये पावर 3/2 है ना, तो इस पूरे वाले को एस मान लो, ठीक है, नीचे वाले कंप्लीट को क्या मान लो, एस मान लो, इसे कर देते हैं। तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR इक्वल्स टू एस। क्लियर। तो देखो 2Z माइनस 2ZR इक्वल्स टू डी एस। कर लो 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 जेड डी टी। तो जेड डी टी को क्या लिख लोगे, माइनस डी एस अपॉन एस की माइनस डी एस अपॉन पहले ये लिखो 2ZR, ठीक है। जेड डी टी की जगह लिख लिया माइनस डी एस अपॉन 2R, जेड डी टी की जगह लिखा माइनस डी एस अपॉन 2R और इसकी पावर हो गई एस की पावर 3/2, ठीक। देन माइनस आर टी डी टी, तो आर टी तो यहाँ से निकाल लो आर टी की वैल्यू। तो 2ZR कितना हो जाएगा, 2ZR हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस, 2ZR हो गया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस, यहाँ से आर टी की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस अपॉन 2Z, आर टी की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, संभाल के 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 1 to 1 माइनस 1 अपॉन 2R, ठीक है। एक काम करो, उसका हाथ का इंटीग्रेशन करो। सो एस की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन एस की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, ठीक है, लिमिट बाद में रखेंगे। देन इस वाले टर्म को अलग कर दो इसके साथ, सो प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इस जो हमारा पहले डी टी था उस डी टी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, डी एस अपॉन माइनस 2ZR, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2Z एस की पावर 3/2, एक मिनट, 2Z यहाँ से संभाल कर करो, संभाल कर 2 2 4 जेड स्क्वायर आर और एस की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा, तो एस की पावर 3/2 क्या देगा, एस की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, ठीक है, लिमिट बाद में रखेंगे। देन माइनस 1 अपॉन 4 जेड स्क्वायर आर 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कर दिया प्लस 1/2, तो एस की पावर 1/2 और 1/2, ठीक है। देन 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर एंड इस माइनस से माइनस, इस 2 से 2, सो 1 अपॉन आर 1 अपॉन अंडर रूट एस की वैल्यू रख दो, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZRT और यहाँ लिमिट माइनस 1 से प्लस 1, क्लियर। प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4Z स्क्वायर आर, चलो इस 2 से 2 को भी काट दो, सो 2 जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन अंडर रूट एस, सो 1 अपॉन अंडर रूट एस का मतलब जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZRT माइनस 1 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो माइनस 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर आर एंड अंडर रूट एस, सो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZRT माइनस 1 से 1, क्लियर है। अब देखो 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर, हम कहाँ है, जेड, अगर हम इनसाइड हैं तो जेड क्या है, आर से छोटा है, ये ध्यान रखना। तो उसी का मैं यूज करूंगा 1 अपॉन आर, देखो जब 1 रखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाहर कैसे निकालोगे, तो जब इनसाइड हो तो जेड छोटा है आर बड़ा है, तो बाहर निकालोगे आर माइनस जेड करके, मिस्टेक मत कर देना। और जब आउटसाइड हो, ये फर्स्ट केस है, जब आउटसाइड हो तो आर बड़ा है जेड से, सॉरी, जब आउटसाइड हो तो जेड बड़ा है आर से, भाई जब स्क्वायर के बाहर आ गए तो वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या लोगे, आर माइनस जेड, और इस केस में क्या लोगे, जेड माइनस आर। तो आउटसाइड वाला केस अपने आप कर लेना, जब आउटसाइड करोगे तो यहाँ पे जेड माइनस आर कर दोगे, माइनस 1 अपॉन आर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2Z स्क्वायर आर, 1 रखा 1 अपॉन आर माइनस जेड माइनस 1 अपॉन आर प्लस जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था माइनस 2Z स्क्वायर आर
और यहाँ हो जाएगा ये भी आर माइनस जेड एंड माइनस आर प्लस जेड, तो माइनस आर माइनस जेड, आर से आर कैंसिल हो गया। देन यहाँ जब एलसीएम लोगे तो 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर और 1/r ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आर प्लस जेड माइनस आर माइनस माइनस प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देन ये वाला टर्म माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर जेड, आई थिंक 2r जेड स्क्वायर, और यहाँ से भी r प्लस जेड माइनस आर माइनस माइनस प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कैंसर, माइनस 1/2z स्क्वायर r एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट इज 2z। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को रफ करना है और इधर में सॉल्व करता हूँ इसे। तो देख लो इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, तो 2 आउटसाइड वाला अपने आप कर लेना, जहाँ बताया था ना बस वहाँ ध्यान रखना, आउटसाइड के लिए z माइनस आर ले लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, वो मैं नहीं करूँगा वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। सो z 2z अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ये z होगा ये z होगा तो 2z बन जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे, माइनस 2z एंड जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r जेड स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस, चलो इसे तो काट ही लो, 2 से 2 कट गया, जेड से जेड कट गया, प्लस 1/z। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो इस z से z काट लो, इस 2 से 2 काट लो, तो जेड आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 2z स्क्वायर आर जेड, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कंप्लीट आ गया, ये बचा माइनस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड जेड आर ये पूरा आ गया प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, 0। सेम आउटसाइड लेके चलोगे तो आउटसाइड सॉल्व करना, ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगी। देखो यहाँ मेरा क्या चल रहा था, सिग्मा चल रहा था ना, तो सिग्मा को क्या लिखोगे, क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर, ठीक है, तो सिग्मा डॉट 4πr स्क्वायर को क्यू लिख देना, ये सब्स्टिट्यूशन कर देना और बताना कि आउटसाइड सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। बस कुछ नहीं करना, जहाँ मैंने आपको बताया था वीडियो में, अगर ध्यान से देखा होगा, जहाँ हम स्क्वायर रूट में जब हम लिमिट पुट कर रहे थे तो 1/√z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r z को, अगर z इनसाइड है तो r माइनस z से खोलना है और अगर z आउटसाइड है तो z माइनस r से खोलना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। ग्रिफिथ के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ी कैलकुलेशन होती है उसमें, बट काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो उस क्वेश्चन ने डेफिनेटली हमको ये पार्ट सिखाया कि कैसे हमें थीटा सेलेक्ट करना है, कैसे हमें पाई की ये साई की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन आपके लिए इसमें 2 हैं, ठीक है, बात बता देता हूँ। एक तो आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और दूसरा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी कि सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर साथ में आर कैप, ठीक है, तो इस आर कैप की जगह मैंने इस आर कैप को हटा के क्या लिखा था, कॉस साइन, क्यों लिखा, ठीक है, मैंने इस आर कैप को हटा के कॉस साइन क्यों लिखा, एक तो आपको ही बताना है। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आर कैप को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है, अब सोचते रहना यहाँ पे मैंने कॉस साइन क्यों लिखा। अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, समझ में नहीं आया मैं उसका किसी कमेंट के नीचे बता दूंगा कि यहाँ पे आर कैप की जगह कॉस साइन क्यों लिखा है और उसे पिन कर दूंगा।
ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वेश्चन कैसा लगा आपको। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। देन आफ्टर हम सेकंड सेक्शन पे चलेंगे, और सेकंड सेक्शन पे हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रियल लाइफ में इस टाइप के इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत सिंपल सा केस है, सिर्फ एक स्फेरिकल शेल है। बहुत अलग अलग केसेस आ सकते हैं, ये डेंसिटी चेंज हो सकती है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम अपनी फिजिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जिनको हम इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, और हमारे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इतने बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप जेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा कोर्स वैसे ही लेके चलूँगा कि आप जेस्ट को भी ले पाओ, तो वहाँ पे आपसे ड्राइव करा के देख सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कहेंगे गॉस लॉ आपको अप्लाई नहीं करना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करो इस इंटीग्रेशन को। तो थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के आपको चलना है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर हम देखेंगे आगे कि इस क्वेश्चन को इतने बड़े इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल लाते हैं, देन हम लोग गॉस लॉ पर चलते हैं, और फिर गॉस लॉ की हेल्प से इस क्वेश्चन को आगे पेपर में या 5 मिनट से भी कम टाइम में, मतलब 2 मिनट 3 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और नीचे अपने डाउट वगैरह कुछ पूछ सकते हो, और ज़रूर बताना अगर स्फेरिकल पोलर सिस्टम को समझना है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी हेल्प से, ठीक है, मैं आपको बता पाऊँ। अगर ये समझ लिया स्फेरिकल सिस्टम इसकी हेल्प से, तो फिर कभी गलती नहीं होगी। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। ओके, बाय।